नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेशन के वीडियो। साथियों, कल हमने हिस्ट्री क्लास 6 की जो एनसीईआरटी आती है उसका चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम फिर से चैप्टर 2 लेके आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है। अध्याय 2, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। मतलब इसमें हम जो है आखेटक जो है, जो मतलब पहले के लोग रहते थे तो आखेट करते थे, फिर मतलब अपना भोजन जो है जगह जगह से संग्रह करते थे, फिर जो है अपना जीवन यापन करते थे। इसीलिए इस चैप्टर में है कि आखेट खाद्य संग्रह से लेकर जो है भोजन उत्पादन तक, मतलब कैसे वो जो है अपने भोजन की व्यवस्था करते थे। ठीक, तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। मतलब जब हम कभी आप देखे होंगे कि जब हम बस में या किसी कार वार में यात्रा करते हैं तो जब बस चलती है तो पेड़ पौधे की तरफ देखो, इसे लग रहा है कि वो भी तेज़ी से जो है पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तो वही इसमें दिखाया गया है। फिर इसमें लिखा कि तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वह यात्रा नहीं करते थे? क्या वह अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। फिर लिखा, आरंभिक मानव आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे? मतलब जो पहले के मनुष्य थे या पहले जो आदिमानव थे वो जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? उसमें बताया गया कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी कि जो पहले 20 लाख साल पहले जो रहते थे आदिमानव, उनको हम आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। ठीक, फिर भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। वो अपने भोजन में मांस का जो है मतलब यूज करते थे। जंगली जानवरों का शिकार करके फिर उनका जो है फिर मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फूल, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। फिर आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। तो मतलब अगर कई सालों तक या कई महीनों तक अगर एक ही जगह वो रहेंगे तो वहाँ के मतलब जो जानवर या जो फल वगैरह थे तो समाप्त हो जाते थे। इसीलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो जानवर होते थे वो भी अपने भोजन की तलाश में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जो है उन्हीं के पीछे जो मानव थे पीछे पीछे जो है स्थानांतरण वो भी कर जाते थे कि हाँ जैसे जो है कहाँ हमें मिलेंगे जो है जानवर। फिर इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं।
इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। यानी कि यहाँ हमें क्या पता चलता है कि जो पहले मानव थे वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब वो पत्थरों के औजार यूज करते थे। उन्हीं औजारों से जो है शिकार करते थे, ठीक है। और हड्डियाँ होती थी और उनके जो है तो जानवरों से हड्डियाँ निकाल के फिर उनसे भी औजार बनाते थे, जिससे वो शिकार करते थे। और लकड़ियाँ भी काटते थे, जिससे वो जो है मांस पका कर भी खाते थे, ठीक है। फिर इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यानी कि जो ये औजार बनाते थे उन्हीं से पेड़ काटते थे, और जो जानवर को शिकार करते थे उन्हीं का जो खाल होता था उसको इन्हीं औजारों से वो जो है मतलब उतारने या छीलने का काम करते थे, ठीक। फिर कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी कि जो लकड़ियाँ काटते थे उससे अपने ईंधन के लिए भी प्रयोग करते थे, और अपना जो घर या झोपड़ी बनाते थे वो भी जो है इसी लकड़ी से जो है बनाते थे, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्थर का औजार है। आप यहाँ देख सकते हैं जो बर्छी है ये पत्थर का औजार है। ये भी ये औजार ही है जो है इनका। यहाँ ये जो है मांस जो है छील रहे हैं जानवर का, ये पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, यानी जो पहले के लोग थे वो जगह को कैसे रहने के लिए मतलब वो ढूंढते थे कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। एक मानचित्र है, नीचे दो अभी मिलेगा आपको, उसमें जो है त्रिकोण, लाल त्रिकोण वाले जो है एक स्थान है जो पूरा स्थल है, ठीक। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये देखिए आप ये मानचित्र देख सकते हैं, आपको PDF देंगे तो इसमें देखिए, देखिए आप भीमबेटका की यहाँ गुफाएँ पाई गई हैं। ये बुर्ज होम है, ये मेहरगढ़ है, ये गंगा नदी है, ठीक है, ये जा रही है। चलिए हम नीचे आते हैं। यहाँ लिखा चूंकि पत्थर के कारण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे अच्छे पत्थर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शैल चित्रकला है, इनसे हमें क्या पता चलता है? देखिए जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखिए ये चित्र है, इसमें जो है ये चित्र बने हुए हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है पुरा स्थल। देखिए पुरा स्थल मतलब जो है कि पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि पुरा स्थल किसे कहते हैं, तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है। फिर आग की खोज। यहाँ बताया जा रहा है कि आग की खोज कैसे हुई। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? कुन्नूल की गुफा, ये दिखा रही। ठीक है, कुन्नूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, नहीं जो शिकार करते थे जानवरों का, उनका मांस जो है भून करके खाते थे, और ख़तरनाक जानवरों को दूर आग भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ज़रा सोचिएगा। यहाँ लिखा है तिथियाँ, नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं, यानी जो आरंभिक काल था हमारा, उसको पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अगर कोई कहे कि मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं, तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है। फिर इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, नहीं पत्थरों के औजार। ठीक है। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। मतलब जो पत्थर के औजार होते थे किस काल में जो है छोटे होते थे, तो लघु पाषाण काल में। ठीक। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। फिर अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इसे कहते तो 10,000 साल पहले जो शुरुआत हुई उसे नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा, आइए जानते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलती जलवायु, इसके जो है कारण थे कि बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। फिर जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। धीरे धीरे लोग जो है मछली का भी शिकार करने लगे थे। फिर आते हैं खेती और पशुपालन पर। खेती और पशुपालन की शुरुआत, यानी खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वह कृषक बन गए होंगे। कैसे? मतलब धीरे धीरे जो है
वो ऐसे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब कभी कभी सवाल कंपटीशन में पूछ लेता है कि जो पहला जानवर था उस कौन सा था, वो तो कुत्ता था, ठीक है, उसका जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किए करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। यानी कि वो जो है धीरे धीरे जानवरों को मतलब पालने के लिए वो चारा रखते थे, फिर वो धीरे धीरे आते थे, फिर उनको जो है धीरे धीरे जो करके जो है पालना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ज़रा सोचिएगा। लोगों द्वारा जो घरेलूकरण की प्रक्रिया है, कैसे घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यानी कि घर में जो है उन्हीं पौधों या उन्हीं जानवरों को पालते थे जो बीमार कम पड़ते थे। ठीक है, यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो। जो है पौधे वो चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले जो है अनाज पैदा हो। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। मतलब वो जानवर को उस जानवरों को जो है प्रजनन के तौर पर चुनते थे जो हिंसक नहीं होते थे। हिंसक मतलब जो ज़्यादा इधर उधर जो है। फिर इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मतलब जो जंगली जानवर होते थे उसके दांत जो है मतलब ऐसे विशालकाय होते थे जैसे ये, ठीक है, और जो पालतू जानवर होते थे उनके जो दांत हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे होते थे। ठीक है, फिर इन दांतों को देखो, जो दांत हैं इनको देखो, इनमें कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला है, ये बड़े वाले जो दांत दिख रहे हैं, जो बड़े वाले दांत दिख रहे हैं, ये जो है जंगली जानवर का है और ये पालतू जानवर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। ठीक, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया के वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। मतलब प्राचीन फसलें जो है सबसे पहले जौ उगाया गया, फिर गेहूं उगाया गया, फिर धीरे धीरे करके जो है फसलें उगाना शुरू हुई। ठीक, तो इसीलिए यहाँ है कि उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पहले कुत्ते बनाए गए, फिर उसके बाद भेड़, फिर बकरी, ऐसे के लोगों पालतू जानवर जो है पालने लगे। ठीक है, ये लिखा है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। कोई भी बीज है अगर बो दोगे तो तुरंत थोड़ी ना उगेगा, और टाइम लगेगा थोड़ा। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। ठीक है, जैसे जब कोई फसल बोता है तो टाइम लगता है उसमें होने में, तो इसीलिए वहाँ लोग जो है ज़्यादा टाइम तक रुकने लग गए। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों
में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। अभी आप लोग देखते हैं कि जो खुदाई वगैरह हुई थी मोहनजोदड़ो वगैरह, वहाँ बर्तन मिले और तरह तरह की चीज़ें मिली, तो इसीलिए कहते पहले जो है मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जो जानवर थे वो चलते फिरते खाद्य भंडार थे लोगों के लिए। कि जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। देखिए, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, जो जानवर थे वो उनसे मांस भी प्राप्त करते थे, फिर उनसे दूध की प्राप्ति करते थे, उनकी खाल को भी जो है यूज में लेते थे वो लोग जो पहले के मानव थे। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलती है। देखिए, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं, जो नीचे मानचित्र भी दिखाया जाएगा? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र हैं, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबके रोचक जले हुए अनाज के दोनों अनाज जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। जो गड्ढे बनाते थे नीचे बुर्ज होम में, उसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगहों से एक सेकंड में ब्रश ले लेते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। जो मतलब औजार होते थे, उनकी धार को पैना करने के लिए उस पर जो है पालिश, एक तरह की पालिश होती थी, उसको चढ़ाते थे जो है पहले के लोग। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आप पहले समय के देखे होंगे कि जो ओखली होती थी उसमें लोग धान वान कूटते थे। इसी तरह पहले जो मानव थे वो ओखली और मूसल का प्रयोग करते थे, जिससे अनाज और पत्तियों को वनस्पतियों को जो है कूट कर फिर उसको जो है उपयोग में लेते थे। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जो पहले औजार होते थे वो पत्थर भी उसे बनाते थे, और ये देखिए ये पत्थर के औजार हैं आपके सामने हैं। तो पत्थर के अलावा हड्डियों से भी औजारों का जो है निर्माण करते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे।
इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। नवपाषाण युग में जो है लोग धीरे धीरे बर्तनों का मतलब उपयोग करने लगे, मतलब चीज़ों को रखने के लिए। फिर जो है चावल, गेहूँ, दलहन जैसे आहार जो है उनके आहार में जो है मतलब अनाजों का प्रयोग करने लगे, अनाज खाने लगे। फिर कपड़े भी बुनना सीख गए धीरे धीरे नवपाषाण युग में, ठीक है। फिर कपास जैसे पौधों को भी उगाने लग गए वो। चलिए आगे बढ़ो। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ एक स्थान है जहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं पहले के। तो यहाँ लिखा कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जो मेहरगढ़ है यह ईरान जाने वाला मतलब ईरान जाने के लिए रास्ता था, जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। फिर मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीख गए, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से विभिन्न प्रकार की जानवरों की जो है हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। जो हड्डियाँ मेहरगढ़ से मिली हैं वहाँ पे हिरण की, सुअर की और जो जंगली जानवर होते थे या भेड़ जो होते थे उनकी हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। फिर मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है तो वहाँ जो मेहरगढ़ है वहाँ मतलब किस तरह से पहले का वो रहा होगा कि इतना अच्छा जो है घर बनाते थे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक घर में जो है 4 कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी कि अनाज वगैरह रखने के लिए या जो है एक काम में लाते थे, ठीक। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जो पहले के भी लोग थे उनको भी उनके मतलब आस्था थी कि जो है मृत्यु के बाद भी लोग पुनर्जन्म लेते हैं, जैसे आज लोग मानते हैं कि हाँ मर जाने के बाद नया जन्म होता है, ठीक है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। आज भी आप देखते होंगे कि कहीं मिट्टी वगैरह होते तो उनके लिए खाने पीने वाली चीज़ें या जो चीज़ें पसंद होती थी उसके बगल में रख दी जाती हैं। इसी तरह पहले भी लोग थे, जब उनकी डेथ होती थी या मृत्यु होती थी तो उनके साथ में जो है कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें जो है साथ में रख दी जाती थी। फिर उसके बाद उनको जो है मतलब मिट्टी देकर फिर कर दिया जाता था, ठीक है। फिर मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को, यानी कि जो पहले मेहरगढ़ है वहाँ एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, यानी कि वो बकरी का शिकार करके खाते होंगे इसीलिए बकरी को साथ में दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, नहीं परलोक में जब वो जाएगा तो बकरी को जो है वो खाएगा। देख सकते हैं ये चित्र है ये। फिर ये आपका आ गया एक्सरसाइज, ठीक है, अभ्यास है, आप देख लीजिएगा। तुम आज से 12 साल पहले पत्थर के गुफा में रहते हो, पृष्ठ 13 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? अब देखिए ये उपयोगी कुछ शब्द हैं। आखेटक, खाद्य संग्रह, ने आखेटक कौन होता है? मतलब जो शिकार करते थे। खाद्य संग्रह मतलब जगह जगह से भोजन इकट्ठा करते थे। पूरा स्थल यानी जहाँ से हमें चीज़ें मतलब मिली हैं पुरानी। फिर उद्योग स्थल जहाँ पर उद्योग वगैरह होते। फिर आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते थे, जहाँ से मकान घर वर के साक्ष्य मिले हैं। फिर पुरा पाषाण थे, फिर मध्य पाषाण, फिर लघु पाषाण, फिर कृषक,
फिर और शब्दावलियाँ हैं नीचे, देख लीजिए। कृषक है, पशुपालक है, फिर नवपाषाण युग, फिर कब। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम फिर चैप्टर इसी क्लास 6 का जो हिस्ट्री है चैप्टर 3 लेकर आएंगे वीडियो में। अभी आप लोगों को कुछ लग रहा होगा। तो ठीक है साथियों, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।